हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल आकाश अग्रवाल क्लासेस। यस, मैं हूं प्रोफेसर करण अग्रवाल। आप लोग जानते ही हो, डेली हमारे वीडियोस आ रहे हैं। मॉक टेस्ट पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स हम लोग आपके लिए आपके साथ में सॉल्व कर रहे हैं। यस, आज का फिर से एक और वीडियो लेकर मैं आ गया हूं। राइट, ऑलरेडी मेरे ख्याल से 3 मॉक टेस्ट पेपर्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यस, लगभग 75 क्वेश्चंस एंड 75 क्वेश्चंस में 75 टॉपिक 75 कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग देख चुके हैं। राइट, सो दिस इज एन एंटायर टीम ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड फैकल्टीज जो आप लोगों को हर सब्जेक्ट के लिए, आप देख रहे होंगे कि मैथ्स की ऑब्जेक्टिव श्रुति मैम ले रही है, अकाउंट्स के जो है वो तेजस सर ले रहे हैं, ही इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, श्रुति मैम इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ आकाश सर पढ़ा रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फिर श्रुति मैम है जो इकोनॉमिक्स के सॉल्व करवा रही है, करण सर है मैनेजमेंट सॉल्व करवा रहे हैं। तो दिस इज एन एंटायर टीम ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड फैकल्टीज जो अपने अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड में स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट का रिवीजन, कॉन्सेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव जो भी है, अपना स्पेशलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने का काम करते हैं। यस, दिस इज द स्ट्रेंथ, दिस इज द यूएसपी ऑफ आकाश अग्रवाल क्लासेस, जहां पर आपको जो मेंटर्स मिलेंगे, जो टीचर्स मिलेंगे, फैकल्टीज मिलेंगे, वो सारे के सारे प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, एक्सपर्ट्स है अपने अपने इंडस्ट्री में, अपने अपने सब्जेक्ट्स में। राइट, तो देखो, कहीं भी हम लोग अगर एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो एक्सपर्ट का ओपिनियन मायने रखता है। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो सर्दी बुखार के लिए, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है आपको, तो जैसे हड्डियों का है तो ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओगे, आंखों का प्रॉब्लम है तो एक ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के पास जाओगे। तो ये एक्सपर्टाइज एडवाइस, एक्सपर्टाइज सर्विसेज, एक्सपर्टाइज जो सॉल्यूशंस हैं वो ट्रेंड एक्सपर्ट्स के पास ही होते हैं। तो ये आकाश अग्रवाल क्लासेस का एक स्ट्रेंथ जो है वो मैं समझता हूँ, क्योंकि हर सब्जेक्ट के लिए जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनका उसी स्ट्रीम में, उसी सब्जेक्ट में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, इतना ज़्यादा एक्सपर्टाइज है, जो स्टूडेंट के लिए काम बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। दैट इज वाई वी आर डिफरेंट। यस, हम लोग जो है आज के मेरे सेशन में हम लोग 4th जो मॉक टेस्ट पेपर है उसका सॉल्विंग करने वाले हैं। राइट, हम लोगों को इतना सारा कंटेंट आकाश अग्रवाल क्लासेस के YouTube चैनल पर मिल रहा है, कोर्स मिला हुआ है, रिवीजन सीरीज हर सब्जेक्ट के टीचर ने डाले हुए हैं। अभी हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग कर रहे हैं, और भी कई सारे जो है आप लोगों के एग्जाम्स जो होने वाले उससे पहले और भी कई सारा मटेरियल, कई सारे लेक्चर्स, कई सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। सो स्टे ट्यून टू द चैनल पर लगे रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल आपका काम आसान करने के लिए जो है आपको आगे भी मिलता रहेगा आपके एग्जामिनेशन तक। ऐसा नहीं है कि इतना बढ़ा देंगे और खत्म कर देंगे, नहीं, आपके एग्जामिनेशन तक रूटीन में कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ चीजें आपको आती रहेगी, नोटिफिकेशंस में आपको मिलते रहेंगे कुछ ना कुछ अपडेट। राइट, सो स्टे ट्यून टू द चैनल पर हर चीज, ये एक वन ऑफ द बेस्ट CMA इंस्टीट्यूट्स इन हम लोग अपने आप को मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हमारे रिजल्ट है, 100% रिजल्ट है, प्रोफेशनल टीचिंग है, प्रोफेशनल तरीका है, और बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा कंटेंट जो है हम लोग देते हैं ताकि आप लोगों का काम इस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में आसान हो चुके। राइट, आज हम लोग देखने वाले हैं मेरे ख्याल से पेपर नंबर 4 है हमारा। यस, टुडे इज आवर MTB पेपर नंबर 4। हमारे इंस्टीट्यूट ने हमारे प्रैक्टिस के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव पेपर्स अपलोड किए हुए हैं, मॉक पेपर्स अपलोड किए हुए, तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आज हमारा 4th सेशन है, 14 पेपर है, तो फटाफट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं विद आवर पेपर नंबर 4, दैट इज MTB पेपर नंबर 4, जहां पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लगभग 25 क्वेश्चंस। अगेन लगभग हमारे 25 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले। चलो फिर स्टार्ट करते हैं टुडे सेशन हम लोग फटाफट। राइट, अभी तक आप लोग रूटीन जो है आप लोग का सेट हो चुका है, डेली एक लेक्चर आ रहा है। आपको पता है कि करण सर ऑलमोस्ट अराउंड हाफ एन आवर में ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स भी साथ साथ में रिविजन भी करते रहते हैं। सो ये हमारा एक रूटीन सेट हो चुका है। डेली आकाश अग्रवाल क्लासेस के फैकल्टी मेंबर एक वीडियो डालते जा रहे हैं, आपको वो फॉलो करना है, वो देखते रहना है। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, सॉरी, डेलीगेशन इज डैश। डेलीगेशन क्या है भैया? डेलीगेशन क्या है? काम डेलीगेट किया जाता है, किसी और को काम दिया जाता है, किसी और को काम अलॉट किया जाता है, एलोकेट किया जाता है, डेलीगेट किया जाता है, असाइन किया जाता है। सी, असाइनिंग द टास्क।
Delegation is C. Assigning the task, getting things done through people. मैनेजमेंट का डेफिनेशन था, याद है क्या? फिक्सिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं यूनिटी ऑफ कमांड, ये तो कोई प्रिंसिपल था. सी असाइनिंग ऑफ टास्क इज डेलीगेशन. मम्मी ने आपको काम दिया, आपने आपके छोटे भाई को बोल दिया कि ये काम हो जाना चाहिए समय पर, आपने काम क्या किया? डेलीगेट किया. राइट. क्वेश्चन नंबर 18. अकाउंटेबिलिटी मीन्स व्हाट? अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? ए डेलीगेशन, नहीं, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है. बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट एट ऑल. सी अथॉरिटी, भैया ये तो कंप्लीटली उल्टा है. डी आंसरेबिलिटी, डी आंसरेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी इज आंसरेबिलिटी. व्हेन यू आर अकाउंटेबल फॉर समथिंग, फॉर एग्जाम्पल यू आर अकाउंटेबल फॉर योर मार्क्स, मतलब फॉर योर रिजल्ट, तो इसका मतलब यू आर आंसरेबल फॉर योर वर्क, यू आर आंसरेबल फॉर दैट रिजल्ट. अकाउंटेबिलिटी ऑल्सो मीन्स आंसरेबिलिटी. ये मेरे रूटीन कोर्स, रेगुलर कोर्स में मैंने बहुत मस्त एग्जाम्पल के साथ बताया है. राइट. लेकिन उसका हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो इतना जरूर याद रखेंगे. अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी. यू आर आंसरेबल फॉर योर वर्क मीन्स यू आर अकाउंटेबल फॉर योर जॉब, फॉर द वर्क गिवन टू यू. राइट. क्वेश्चन नंबर 19. फटाफट चलो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे. Which one of the following is not an element of delegation? एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन दिए हुए हैं हम लोगों को. इनमें से कौन सा है जो एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन नहीं है भैया? अकाउंटेबिलिटी नहीं रे भैया, इज एन एलिमेंट. अथॉरिटी इज एन एलिमेंट. रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन एलिमेंट. फिर आता है डी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन. Accountability, responsibility and authority are elements of delegation. Informal organization is not an element of delegation. जात के बाहर का है भैया, ये तो बैठते ही नहीं है फिट वहां पर. चलो क्वेश्चन नंबर 20. सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन, सारा का सारा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी मेरे पास, मैं ऑर्डर्स दूंगा और बाकी का पूरा ऑर्गेनाइजेशन उनको फॉलो करेगा. सारा पावर, सारी अथॉरिटी सेंट्रलाइज किया गया है, रिटेन किया गया, सब मेरे पास है सारी अथॉरिटी. बाकी लोगों का काम सिर्फ फॉलो करना है. जनरली सूटेबल टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहां पर कॉम्पिटेंट मैन पावर नहीं होता है. राइट. तो ये सेंट्रलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है. अभी ऑप्शन देखेंगे. सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू व्हाट? हम लोग को ऑप्शन देखकर फिर आंसर देना है. पहला ऑप्शन है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. दिस इज एक्जैक्टली व्हाट आई सेड. फिर भी बाकी के ऑप्शंस देख लेते हैं. डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. डिस्पर्स हो रही है अथॉरिटी, बांटी जा रही है, ये तो डिसेंट्रलाइजेशन है, तो ये तो आंसर नहीं है. क्रिएटिंग डिविजन्स एज प्रॉफिट सेंटर्स, नहीं रे बाबा. ओपनिंग न्यू सेंटर्स ऑफ ब्रांचेस, नहीं रे बाबा, ये तो एक्सपेंशन हो गया. तो आंसर क्या हो जाता है? रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. जो टॉप लेवल अथॉरिटी है, जो सेंट्रल मैनेजमेंट है, जो ओनर है, बॉस है, वो रिटेन कर रहा है सारा का सारा पावर, सारी की सारी अथॉरिटी खुद के पास, कि सारा काम मैं ही देखूंगा, सारी जिम्मेदारी मेरी, सारा अथॉरिटी मेरा, मेरे पास ही अधिकार है डिसीजन लेने के, ऑर्डर्स देने के, बाकी लोग को चुपचाप फॉलो करना है. राइट. तो सेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. देखो 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 कितने सारे कॉन्सेप्ट आ गए साथ साथ में. क्वेश्चन नंबर 21. द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट अ मैनेजर कैन मैनेज. एक मैनेजर कितने लोगों को लीड कर सकता है, कितने लोगों को मैनेज कर सकता है? इस न्यूमेरिकल वैल्यू को कहा जाता है बी, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. हाँ कि ना? यस और नो? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा नैरो भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा वाइड भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस वाला पैरिटी होना चाहिए स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में. क्योंकि बहुत ज्यादा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइड हो गया तो मैनेजर के पास इतने सारे लोग हो जाएंगे तो वो उनका सबका काम देख नहीं पाएगा. अगर नैरो रहा तो फिर ज्यादा मैनेजर्स रखने पड़ेंगे. राइट. तो उससे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है. तो बैलेंस होना जरूरी है. तो इट इज द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट वन मैनेजर कैन मैनेज, कैन लीड. इट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. राइट. मस्त कॉन्सेप्ट है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का. क्वेश्चन नंबर अगला आता है 22. ओके. डुअल स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफ मोटिवेशन. डुअल स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफ मोटिवेशन किसके द्वारा दिया गया है? ए, मैस्लो. मैस्लो का तो नीड हायरार्की थ्योरी था. बी, हर्सबर्ग. यस, डुअल स्ट्रक्चर. चलो फिर भी बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं. एल्डरफर या डी, मैग्रोगर थियरी ऑफ एक्स एंड वाई था भैया. तो हमारा आंसर है डुअल स्ट्रक्चर अप्रोच ऑफ मोटिवेशन वाज हर्सबर्ग. हर्सबर्ग का याद है क्या? सैटिस्फायर्स, डिससैटिस्फायर्स, मेंटेनेंस फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर्स, याद आ रहा है क्या? राइट. तो ये हर्सबर्ग का था डुअल स्ट्रक्चर ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय एफ हर्सबर्ग. तो 22 का आंसर बी है भैया. फिर आते हैं ये लर्न कर सॉरी माय मिस्टेक. इसको लर्न करना है आप लोगों को. वैसे तो आई एम डैम श्योर मेरे लेक्चर्स देखे तो ये लर्न तो हो गई. फिर भी आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 24. ओके. अंडर
हर्जबर्ग्स थ्योरी, फैक्टर्स कॉजिंग डिससैटिस्फैक्शन। ओके, डिससैटिस्फायर और सैटिस्फायर्स थे, याद आ रहा है क्या? सो इसके थ्योरी के अंदर, हर्जबर्ग्स थ्योरी के अंदर, फैक्टर्स कॉजिंग डिससैटिस्फैक्शन आर कॉल्ड व्हाट? ए डीमोटिवेटर्स, या बी नेगेटिव स्टिमुलस, सी हाइजीन फैक्टर्स, या डी डिफेक्टर्स। अरे भैया ये तो बहुत सिंपल था। डिससैटिस्फैक्शन कॉज करने वाले जो फैक्टर्स है वो हाइजीन फैक्टर्स है। इनके एब्सेंस में, इन फैक्टर्स के एब्सेंस में देयर इज लॉट्स ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। तो ये फैक्टर्स कौन से है? हाइजीन फैक्टर्स है। नाम कितना मस्त कॉन्सेप्ट को जोड़कर बनाए गए हैं ना। बहुत सारा इंग्लिश के लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स भी यहां पर आते हैं कि हाइजीन नहीं रहेगा, absence of hygiene रहेगा, so it will cause lots of dissatisfaction. Simple है। तो under Herzberg's theory, factors causing dissatisfaction are called as hygiene factors। 24th का आंसर सी है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। हाइजीन फैक्टर्स, ओके, हाइजीन फैक्टर्स आर व्हाट? अभी देखा था हमने, satisfiers, maintenance factors, C defectors, या D all of the above? हाइजीन फैक्टर्स आर द मेंटेनेंस फैक्टर्स। नोट्स के अंदर हमारा एक बहुत मस्त चार्ट दिया हुआ है, टेबल बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स है। ये फैक्टर्स का लिस्ट आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा बच्चा, प्लीज। आपके मॉड्यूल में आप लोगों को ये लिस्ट मिल जाएगा। हाइजीन फैक्टर्स आर द मेंटेनेंस फैक्टर्स। ध्यान रखिए, ये सारे के सारे फैक्टर्स है जो मेंटेनेंस ऑफ द एम्प्लॉय में हेल्प करते हैं, राइट? तो ये हाइजीन फैक्टर्स है। यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर भी एक क्वेश्चन देखा था, उसी से रिलेटेड। हाइजीन फैक्टर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिससैटिस्फैक्शन, दे कॉज डिससैटिस्फैक्शन, राइट? तो ये मेंटेनेंस फैक्टर्स है। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है। 26, ओके, इन टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर्स, ये वाली जो थ्योरी हम लोग देख रहे थे, दो फैक्टर के, सैटिस्फाइड डिससैटिस्फाइड, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक, याद आ रहा है क्या? सैलरी कम्स अंडर विच? ओके, मैंने बोला था लिस्ट लर्न करना है, देखो बोला, और यहां पर एक क्वेश्चन आ गया है। ऐसा ही होगा हमारे साथ भी, इसलिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट लर्न जहां जहां बोले हैं वहां पर लर्निंग भी करना पड़ेगा। सैलरी कम्स अंडर विच वन? ए सैटिस्फायर्स, बी मेंटेनेंस फैक्टर्स, सी बोथ ऑफ दीज, डी नन ऑफ द अबव। बोथ ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता है भैया, या तो सैटिस्फायर या तो मेंटेनेंस फैक्टर है। हाइजीन कम्स अंडर बी मेंटेनेंस फैक्टर्स। यस, absence of hygiene, lots of dissatisfaction, absence of salary या कम सैलरी, lots of dissatisfaction। तो ये मेंटेनेंस फैक्टर है भैया। टू फैक्टर थ्योरी में सैलरी कम्स अंडर मेंटेनेंस फैक्टर्स, मैंने आपसे कहा है वो लिस्ट आपको लर्न करना है। ओके, चलो स्लोली स्टडी, एक एक टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 27, Who propounded theory X and Y of motivation? भैया ये तो हम लोगों को पता है, मैकग्रेगर अंकल का थ्योरी था, थियरी X एंड थियरी Y। थियरी X वाले लोग हाईली डीमोटिवेटेड, कोई मोटिवेशन नहीं, काम करने का कोई इच्छा नहीं, कंट्रोल करना जरूरी है। थियरी Y वाले लोग आपके और मेरे जैसे प्रोएक्टिव लोग, लॉट्स ऑफ मोटिवेशन, एम्बिशियस लोग, काम करना पसंद है। वर्क इज इक्वल टू, जैसे जैसे हम लोग जिंदगी में बाकी फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, आराम को इंपॉर्टेंस देते हैं, प्ले को इंपॉर्टेंस देते हैं, उसी तरीके से वर्क इज ऑल्सो सेकंड नेचर टू अस। तो थियरी Y, तो हमारे जैसे लोग थियरी Y, बाकी की दुनिया थियरी X। तो ये कौन सी थियरी थी, किसने दी थी? मैकग्रेगर अंकल ने दी थी, थियरी X एंड थियरी Y ऑफ मोटिवेशन। 27 का आंसर डी है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 आता है। ओके, फाइनल स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फाइनल स्टेप, डिसीजन ले लिया है भाई हमने, इवैल्यूएशन कर लिया, एनालिसिस कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, सब कर लिया, जो भी नहीं, क्या अल्टरनेटिव्स देखो, प्रॉब्लम को समझो, आइडेंटिफाई करो वगैरह, सबसे लास्ट में बचता क्या है? डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन को आपको इंप्लीमेंट करना है ना? डिसीजन ले लिया कि भाई हमको पढ़ाई करना है, तो इंप्लीमेंट करना है, लेक्चर देखने हैं, फॉलो अप करना है। इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप ऑफ द डिसीजन इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप इन आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मेरे रेगुलर लेक्चर्स में बहुत मस्त एग्जांपल के साथ दिया गया। तो ये वाला जो लास्ट स्टेप आता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, ऑलवेज रिमेंबर दिस, इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप ऑफ द डिसीजन इज द लास्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 30, प्रोग्राम डिसीजंस कौन लेता है भैया? प्रोग्राम डिसीजंस, सेट प्रोटोकॉल, रेपिटेटिव इवेंट्स, रेपिटेटिव प्रॉब्लम्स, प्रोसीजर फॉलो करना है, दिमाग लगाना नहीं है, किसको दिया जाएगा? लोअर लेवल मैनेजर्स को काम दिया जाएगा, आगे ना, है ना? ये ऐसी चीजें हैं जो रेपिटेटिव इन नेचर है। तो इसमें आप लोग को पता है कि एक तरह का सिचुएशन अराइज होता है, तो उस टाइम पर डिसीजन क्या लेना है, काम क्या करना है। तो जनरली ये काम किसको दिया जाएगा, ये अथॉरिटी किसको दी जाएगी? लोअर लेवल मैनेजर्स को, क्योंकि उसमें ज्यादा
एनालिसिस का, ज्यादा इंटेलेक्चुअल एबिलिटी का, ज्यादा डेटा का इनपुट का जरूरत नहीं है। प्रोटोकॉल सेट किया हुआ है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को उसको फॉलो करना है, डिसीजन लेना है। तो प्रोग्राम डिसीजंस आर ऑलवेज टेकन जनरली बाय द लोअर लेवल मैनेजमेंट। और फिर जो नॉन प्रोग्राम रहते हैं, नॉन रेपिटेटिव, नॉवल रहते हैं, जो आइडिया नहीं, अचानक से कुछ सिचुएशन आ जाता है, तो ये डिसीजंस कौन लेंगे? क्योंकि प्रोटोकॉल नहीं बने हुए हैं, तो ये डिसीजंस लेने का काम टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा, राइट? ये याद रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर ए है। फिर 31 पर जाते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस आर टेकन बाय, अरे अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, नॉन प्रोग्राम डिसीजंस कौन लेता है? टॉप लेवल मैनेजर्स लेते हैं। प्रोग्राम डिसीजंस कौन लेते हैं? लोअर लेवल मैनेजमेंट्स लेते हैं। एज पर द नेचर ऑफ वर्क, काम कितना आसान हो जाता है, मतलब हमारा काम अंडरस्टैंडिंग कितना आसान हो जाता है। अगर कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो मुझे ऑप्शन देखने का जरूरत भी नहीं पड़ा। यही जादू होता है जब एक थियोरी सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाया जाता है, राइट? क्यों मेरे स्टूडेंट्स जो भी 11th 12th में मैं सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, या सीए में, फाउंडेशन में जो कम सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, लेकिन क्यों वो थोड़ा उनके लिए इजी हो जाता है? क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट्स होने के बावजूद हम लोग इसको इतने सारे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते हैं कि काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजर्स। 32 है अगला हमारे लिस्ट में। सीक्वेंशियल सेट इन स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग। ओके, जो स्टेप्स है इन डिसीजन मेकिंग, देयर वर बेसिकली 5 स्टेप्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हमारे मॉडल में दिए गए हैं। MS धोनी के 2007 वर्ल्ड कप फाइनल जो था, T20 वर्ल्ड कप फाइनल जो था, वो लास्ट ओवर जो था, उस ओवर के एग्जाम्पल पर से मैंने ये स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़ाया था मेरे बच्चों को। मुझे अभी भी याद है मेरे रेगुलर कोर्स में, ऑल्दो अभी उतना टाइम नहीं है, बट अभी अचानक से वो देखा तो मुझे याद है कि मैंने पढ़ा है इस तरीके से। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल अगर आपने देखा होगा, आप तो बहुत छोटे होंगे उस टाइम पर, 2007 का जो हम लोग जीते थे, तो जो लास्ट ओवर था उसका एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने देकर स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग जो है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो एक पेज का 5 स्टेप्स है उसमें, वो पढ़ाया था बच्चों को। चलो ठीक है, तो दैट इज नॉट द केस राइट नाउ। हमें स्टेप्स क्या है? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ऑल्टरनेट्स डेवलप करना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, हर पॉसिबिलिटी को इवैल्यूएट करते हैं कि ये डिसीजन लिया तो क्या होगा, ये डिसीजन लिया तो क्या होगा, उस डिसीजन को लेकर क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती है। फिर ये इवैल्यूएशन एनालिसिस के बाद हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिलेक्ट करते हैं जो बेस्ट पॉसिबल है, वो डिसीजन हम लोग लेते हैं, वो ऑल्टरनेटिव हम लोग चूज करते हैं। फिर जब हमने डिसीजन ले लिया है तो उसके बाद इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन आता है, फॉलो अप आता है। तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, एंड उसके बाद इंप्लीमेंटेशन एंड फॉलो अप, ये बन जाते हैं हमारा स्टेप्स इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ये कहां पर मिल रहा है हमें? ये मिल रहा है, ओके, सी के अंदर मिल रहा है। आइडेंटिफिकेशन, डेवलपिंग, इवैल्यूएशन, सिलेक्शन एंड इंप्लीमेंटेशन। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, डेवलप करो ऑल्टरनेटिव सोर्सेज, ऑल्टरनेटिव एक्शन कोर्सेज, उसके बाद इवैल्यूएट करो हर एक को, जो बेस्ट पॉसिबल है उसको सिलेक्ट करो, डिसीजन ले लो, इंप्लीमेंट कर दो, मैटर क्लोज, फॉलो अप भी करना पड़ेगा, राइट? तो 32 का आंसर सी है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 33 के ऊपर जाएंगे हम लोग अभी। पोस्ट कंट्रोल इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, है ना? तो बाद में, एक्शन होने के बाद जो कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है वो कंट्रोल कौन सा है? फीडबैक, कॉन्करेंट तो लाइव है, स्टीयरिंग व्हील है। प्री कंट्रोल जो पहले, प्री, फीड फॉरवर्ड, गाड़ी चेक करते, हवा चेक करते, पेट्रोल चेक करते, काम करने से पहले जो मेंटेनेंस वाले वगैरह काम रहते हैं। तो फीडबैक एक्टिविटी खत्म होने के बाद अगले एक्टिविटी से पहले। पोस्ट कंट्रोल इज नथिंग बट फीडबैक कंट्रोल। यस, पोस्ट कंट्रोल, एक्शन खत्म हो जाता है, उसके बाद हम लोग फीडबैक देते कि कैसा रहा, क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुए, अगले बार जो नहीं होने चाहिए। तो ये पोस्ट कंट्रोल है, नथिंग बट ऑल्सो ए फीडबैक कंट्रोल। यस, चलो क्वेश्चन नंबर 35 है लिस्ट में। हु कंटेंट्स दैट, किसने बोला था कि ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज। ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज। कहीं पर भी कुछ भी ट्रेनिंग मिलता है तो नॉलेज हमारा इंक्रीज होता है क्या नहीं भैया? यस और नो? नॉलेज हमारा इंक्रीज होता है एक, एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब, इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड इंक्रीजिंग द स्किल। इसका मतलब है ट्रेनिंग। ये बात किसने बोला था? ये बात हमें बोला था एडविन फ्लिपो सर ने,
ये हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा बच्चा। एडविन फ्लिपो कंटेंट दैट ट्रेनिंग इज एन एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड डेवलपिंग स्किल्स, राइट। एडविन फ्लिपो ये लर्न कर लीजिए प्लीज। अब क्वेश्चन नंबर 36 आता है अभी लिस्ट में। 36 हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल ये वाला, वर्टिकल ये वाला, सिंपल बात है। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में ये वाला कम्युनिकेशन है, तो मेरे आसपास के एम्प्लॉयज के साथ, मेरे आसपास के डिपार्टमेंट्स के साथ, यस बराबर है क्या नहीं। लैटरल मतलब सॉरी लैटरल बोल रहा हूं, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मेरे से ऊपर जो अथॉरिटी है या मेरे नीचे जो है उन लोग के साथ। तो हॉरिजॉन्टल वो नहीं, हॉरिजॉन्टल यहां पर कम्युनिकेशन हो रहा है। दिस इज नथिंग बट लैटरल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज लैटरल। कभी भी याद रखो ये लैटरल एनवायरमेंट है, हमारे आसपास यहां पर से चालू हो रहा है। वर्टिकल इस तरीके से हो रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, राइट। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज आल्सो नोन एज लैटरल कम्युनिकेशन। बी हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 आता है फिर। क्वेश्चन नंबर 37, डैश इज akin to nucleus of an organization। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है which is just like akin to the nucleus of an organization, just like the nucleus of an organization। A supervision, B planning, C डायरेक्शन या D ऑर्गेनाइजिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट लाइक द न्यूक्लियस इज डायरेक्टिंग डिपार्टमेंट, डायरेक्शन, मेंटेनिंग हार्मोनी अमंग्स द एम्प्लॉइज एंड ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है भैया, इसको भूलना नहीं है। इट इज लाइक अकीन, अकीन इज जस्ट लाइक द न्यूक्लियस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये है डायरेक्टिंग, इसको भी लर्न कर लो, लिख लो इसको, कहीं कभी मार्क नहीं जाना चाहिए इसमें हमारा। चलो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। Who considered coordination as a permeating function of management, passing through coordination, permeating function of management मतलब हर जगह पर फैल रहा है, हर जगह पर प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन देखो, कोऑर्डिनेशन ऐसा फंक्शन है जो बाकी फंक्शंस में भी प्रेजेंट है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। ये बात किसने कही है? Who said, who contends that क्या है हमारा, सॉरी, कोऑर्डिनेशन इज अ परमेटिंग फंक्शन। ये बात किसने कही है? जॉर्ज थेरी एंड थियो हेमन, हेनरी फयोल, हेन्स एंड मैसी या डी हिक्स एंड गुले। हमारा आंसर है बच्चा जॉर्ज टेरी एंड थियो हेमन। थियो हेमन एंड जॉर्ज थेरी ने ये बात किया है, टेरी ने ये बात किया है। इसको भी आपको लर्न करना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन इज अ परमेटिंग फंक्शन। हर जगह पर जो है कोऑर्डिनेशन फैला हुआ है, बाकी के सारे जो मैनेजमेंट फंक्शंस है वहां पर भी कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रेजेंट है, मौजूद है। तो ये बात कही हमें जॉर्ज टेरी एंड थियो हेमन ने। 38 वाला देखो, ये थियोरेटिकल आया, मेमोरी वाला क्वेश्चन आया। अभी क्वेश्चन नंबर 39, dash is the foundation of most successful action of all entrepreneurs। ऐसा कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है which is foundation, बेस है, जो मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स का रीजन है, मोस्ट सक्सेसफुल एक्शंस का रीजन है। सबसे बेसिक, सबसे इंपॉर्टेंट, मजबूत चीज बनाने वाली क्या है ऑर्गेनाइजेशन में, काम को, सारे के सारे एक्टिविटीज को? इट इज नथिंग बट प्लानिंग। अगर आपका प्लानिंग मजबूत है, आपका बेस, आपका फाउंडेशन मजबूत है, वहां से सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। प्लानिंग इज द फाउंडेशन ऑफ मोस्ट सक्सेसफुल एक्शंस ऑफ ऑल एंटरप्राइजेस। प्लानिंग इज one of the most important actions, most important management functions, right? It is the foundation of most successful actions in enterprises। planning बहुत important है भैया, planning लाइफ में भी बहुत important planning, right? चलो फिर, which one of the following is not included in scientific management technique? FW टेलर ने, फ्रेडरिक विंसलर टेलर ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक दिया था, तो इनमें से कौन सा इज not included? Which of them is not included in scientific management theory? Division of labor, division of labor तो include किया गया है, yes। Scientific selection, ये तो नाम ही scientific बोल रहा है, ये तो include किया गया। अगर हम लोग देखेंगे scientific management technique के जो principles है, तो division of labor है, वहां पर selection है, scientific selection है। Training and placement of workers, yes, this is also a part of scientific management technique। फिर आता है D, hierarchical structure। This is not a part of the scientific management theory, क्योंकि hierarchical structure तो मैक्स वेबर का ब्यूरोक्रेटिक थियरी था, है ना। तो डी हमारा आंसर है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर इज नॉट इंक्लूडेड इन साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक, राइट। चलो
क्वेश्चन नंबर अगला आता है 41. ओके 41 आता है. अंडर फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अंडर फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हेनरी फेयोल हमारे फेवरेट अंकल, मेरे ख्याल से 11वीं कक्षा से आपका पीछे नहीं छोड़ रहे. 14 प्रिंसिपल्स. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिलेटेड विद एस्प्रे डी कॉर्प्स, इनमें से कौन सा फैक्टर है विच मींस एस्प्रे डी कॉर्प्स. एस्प्रे डी कॉर्प्स इनमें से क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क, एस्प्रे डी कॉर्प्स नहीं है. टीम वर्क, एस्प्रे डी कॉर्प्स है टीम वर्क, टीम भावना, एकजुट होकर एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के साथ मिलकर टीम भावना के साथ काम करना इज नथिंग बट एस्प्रे डी कॉर्प्स, टीम वर्क. बी हमारा उत्तर है, हमारा आंसर है. राइट, बहुत बढ़िया. चलो क्वेश्चन नंबर 44. ओके, लीडरशिप कॉन्टिनम. लीडरशिप कॉन्टिनम याद है क्या? मेरे रेगुलर कोर्स में या मेरे शायद रिवीजन सीरीज में भी मैंने ये बनाए गए. टुवर्ड्स द लेफ्ट, टुवर्ड्स द राइट, जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे तो लीडरशिप के पैटर्न्स चेंज होते जाते हैं. राइट, तो ये थियरी किसने डेवलप किया था? लीडरशिप कॉन्टिनम किसने डेवलप किया था? टैनेनबॉम एंड श्मिट. ओके, ये तो राइट आंसर है. दिस लीडरशिप कॉन्टिनम वाज गिवन टू अस बाय टैनेनबॉम एंड श्मिट. राइट, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है. टैनेनबॉम एंड श्मिट gave us the leadership continent. This statement is true. फिर आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन. रिक्रूटमेंट इज अ नेगेटिव प्रोसेस. ओके, ट्रू या फॉल्स? रिक्रूटमेंट इज अ नेगेटिव प्रोसेस. अगर कॉन्सेप्ट ध्यान से कहीं से भी आपने पढ़े होंगे, जहां पर भी आपने पढ़ाई की थी, आपको ये जरूर याद होगा कि सिलेक्शन इज बेसिकली नथिंग बट रिजेक्शन. कि 100 कैंडिडेट्स आए, उनमें से हमने 95 कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया है. तो हम कम करते जा रहे हैं, रिजेक्ट करते जा रहे हैं, हम ऐड नहीं करते जा रहे. तो ये क्या है? बेसिकली ये एक नेगेटिव प्रोसेस है. क्या? सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है. रिक्रूटमेंट इज नॉट अ नेगेटिव प्रोसेस, सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस जहां पर हम लोग बेसिकली रिजेक्शन कर रहे हैं. हम जब कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं तो हम बेसिकली बहुत सारी चीजें रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव प्रोसेस है. तो रिक्रूटमेंट इज अ नेगेटिव प्रोसेस, ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट है. क्योंकि राइट स्टेटमेंट क्या है? सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस. राइट, इसको भूलना नहीं है कॉन्सेप्ट को. तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. रिक्रूटमेंट नहीं है भैया, सिलेक्शन है नेगेटिव प्रोसेस. राइट, सो यहां पर जो है हमारा आज का सेशन खत्म होता है. राइट, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं. देखो, ऑब्जेक्टिव सॉल्विंग तो मेरा एम है ही, लेकिन उसके साथ साथ में क्योंकि काफी टाइम हो गया होगा, पढ़ाई शायद मैनेजमेंट का उतना नहीं किया होगा, या बहुत सारा कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट के अंदर, तो उतना रिवाइज करना इतना आसान नहीं होता है. तो मैं सिर्फ उसमें छोटा सा हेल्प कर रहा हूं. सॉल्विंग के साथ साथ एक एक चीज जहां जहां पर पॉसिबल है वो बताते जा रहा हूं, ताकि एक ओवरऑल हमारा जो है प्रिपरेशन हो सके. राइट, फटाफट ये जो 10 लेक्चर्स मैं बना रहा हूं, आप लोग को डेली दे रहा हूं, आप देखते जाएंगे तो आप एट द एंड देखोगे कि यार हमारा बहुत सारा पढ़ाई हो गया है. करण सर ने बहुत सारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर ले लिया, तो बहुत सारा प्रेशर, बहुत सारा लोड हमारा कम हो चुका है. राइट, सो ऑन दिस नोट आई विल एंड टुडे सेशन. आज हमारा बहुत मस्त स्पीड भी था, बहुत फटाफट हमने काम किया, बहुत सारी चीजें भी देखी हम लोगों ने, बहुत अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन थे आज के सेशन में हमारे. राइट, सो आई विल एंड टुडे सेशन ओवर हियर. फिर जल्दी से जल्दी मिलेंगे, इसी तरीके से आगे की सीरीज को कंप्लीट करेंगे हम लोग. राइट, एंड फिर और कुछ नया अगर आता है तो वो भी आकाश अग्रवाल क्लासेस का टीम आपके लिए जरूर लेकर आएगा. राइट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर.